रह जाएगा रेशियो। तो आप समझिए इतना आसान टॉपिक है और आपके लिए आपकी जो लक्ष्य है, आपकी जो मंजिल है, उस तक पहुँचाने में ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण आपकी मदद कर सकता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस अपने आप पता चल जाती है। निर्णय से क्या समझते हैं? आप जिस इम्तहान की तैयारी करने जा रहे हैं, जिस परीक्षा में सम्मिलित होने का सपना देख रहे हैं, उससे क्या बनते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासक बनते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस और इंडियन पोस्टल और ग्रुप खाती बहुत सारी सेवाएं हैं, जिसमें सेक्रेटरीट में है, भारत सरकार सचिवालय में आपको काम करने का मौका मिलता है। उसमें एज ए प्रशासक है कि प्रबंधक आपको सरकार की नीतियों तक, जनता तक इम्प्लीमेंटेशन लेने के लिए जो आपके रोजमर्रा दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं, किसके? जनता के। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं प्रशासक हो, आप एज ए ऑफिसर कहीं काम करने का मौका आपको मिलेगा। हम क्यों ये मान के चलें कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो? हम ये मान के पढ़ेंगे कि यहाँ पे बैठने वाले प्रत्येक बच्चा कहीं न कहीं ऑफिसर बनेगा, और उसको अपने सर्विस लाइफ में जब जनता से इंटरेक्शन होगा तो डेली कुछ कठिन निर्णय, कुछ आसान निर्णय, रोज निर्णय दैनंदिन, दिन प्रतिदिन उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि पार्लियामेंट तो चलती है कहाँ से? दिल्ली से। वहाँ से रूल बन जाता, फॉलो करने का, इम्प्लीमेंटेशन, लागू करवाने का किस पे जिम्मेदारी है? जो ये बड़े ऑफिसर्स हैं, पूरे सिस्टम को चलाना, एक जो व्यवस्था बनी है, प्रशासनिक ढांचा बना है, उसको संचालित करने का पूरी जिम्मेदारी इन लोगों की। तो निर्णय का जो शाब्दिक अर्थ से केवल समझ में आता है कि उचित निर्णय ले। निर्णय अपने आप में कोई बुरे और अच्छे नहीं होते। निर्णय अपने आप में ये लोक प्रशासन का बहुत अच्छा सिद्धांत है। कोई भी निर्णय अपने आप में अच्छे अथवा बुरे नहीं होते, वरन परिणाम उनको अच्छा और बुरा बनाते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में इसका बड़ा अच्छा उल्लेख मिलता है। सफलता असफलता को डिफाइन करते हुए भीष्म पितामह, अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह की फिलॉसफी, उसको समझाते हुए वो कहते हैं सफलता और असफलता केवल दो शब्द मात्र हैं। क्या है? शब्द मात्र। 940 वाला IAS, 939 वाला कुछ। तो योग्यता से सफलता का कोई लेना देना नहीं। योग्य 939 वाला भी योग्य है, 940 वाला बहुत ज़्यादा योग्य नहीं है, लेकिन जो एक हमारी व्यवस्था बनी हुई है उसके तहत 940 वाला आ रहा है कट ऑफ के अंदर, इसलिए उसको वो पद धारित करने का अवसर प्रदान किया जाए। तो जो निर्णय है, निर्णय लेने की प्रक्रिया, इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई टू द प्रॉब्लम। बतौर प्रशासक आपको समस्या क्या है ये तो पता होना चाहिए। रिसर्च का टॉपिक है, रिसर्च में इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है, वहाँ पे बहुत डिटेल में मिलता है। हम आपके समय का थ्योरी मेन बता देंगे और अधिकतर कोशिश करेंगे कि आपको हम 2-3 दिन का है ये टाइम इसका डिसीजन मेकिंग का, इसके बाद इंटरपर्सनल स्किल 5-7 लेक्चर में इसको ख़त्म करना। तो हमारा प्रयास होगा आपके पास वैसी सिचुएशन क्रिएट करना, वैसे क्वेश्चन क्रिएट करना जो आपकी परीक्षा में सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम हो, आपको
878 क्वेश्चन होते हैं, उसका मोस्ट एप्रोप्रिएट सर्वोत्तम विकल्प। दूसरा, पहला क्या है, आइडेंटिफाई टू द प्रॉब्लम, समस्या का पहचान करना, समस्या क्या है। आप लोगों को याद होगा इसमें से बहुत सारों की डेट ऑफ बर्थ 2004 होगी, 2004 है, बहुत सारे लोगों को होगी। 2004 में भारत में सुनामी आई, दक्षिण भारत में बहुत तबाही हुई। तमिलनाडु, जितने तटीय, आंध्र प्रदेश, ये जितने तटीय इलाके थे, कोस्टल एरियाज, और जो कोस्टल कंट्री थे जैसे श्रीलंका वगैरह, ये सब में बहुत व्यापक पैमाने पे जनहानि और नुकसान हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर दक्षिण भारत में एक ऑफिसर्स हुए थे, इसलिए सुनामी का उल्लेख कर रहे हैं। डॉक्टर ये तमिलनाडु के एक ऑफिसर थे और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तमिलनाडु में एक शहर है नागापट्टनम, नागापट्टनम में इनकी पोस्टिंग थी और इन्होंने इतनी त्वरित अंजाम दिया और ये व्यापक पैमाने पर पूरे देश में इनका मॉडल प्रोत्साहित किया गया था, तो उसमें बहुत व्यापक पैमाने पर जनहानि हुई थी। तो अब ऐसे थोड़ी डॉक्टर साहब ने कोई सलूशन पेश कर दिया होगा, समस्या हुई तो इसके बहुत सारे सिद्धांत, इसमें एक मॉडल बहुत चर्चित है पीटर एट ट्रकर का, पीटर इन्होंने एक निर्णय, अब बाकी कमोबे साइमन ने भी दिया, हर्बर्ट साइमन ने इसके 3 चरण बताए, तो सब सारी चीजें बहुत एक दूसरे से लिंकअप हैं। हर्बर्ट साइमन ने इसका अभी बात नहीं समझते, पहले हर्बर्ट साइमन वाला को। हर्बर्ट साइमन एक साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने बताया है कि चीजें वही हैं, अन्वेषण करना, अन्वेषण मतलब खोज करना, अन्वेषण मतलब समझो रिसर्च, रिसर्च क्या होता, टू क्रिएशन न्यू नॉलेज, नए ज्ञान का सृजन करना, गवेषणा करना, खोज करना, रिक्रिएशन, बार बार नई चीजों को रीथिंकिंग, नई चीजों को डेवलप करने का क्रिएशन करना। इसमें इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसी का डिटेल है डिजाइन, क्रिया, डिजाइन क्रिया में उपलब्ध विकल्प, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उसके बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये रॉड लगी है, रोशनी दे रही है, अगर ये खराब हो जाए और आपको बताया जाए कि इसको ठीक करना है, या तो अगर आपको सामान्य सी जानकारी होगी तो आप स्वयं उसको समझने का प्रयास करेंगे, या इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे, तो इलेक्ट्रीशियन आएगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं देखेगा, पहले देखेगा कहीं स्विच तो गड़बड़ नहीं, ठीक, या जो वहां तक वायर जा रहा है उस वायर में कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं आ गया है, या जो रॉड लगी है वही तो खराब नहीं हो रही है, उसका फिलामेंट तो नहीं गड़बड़ हो गया। तो ये क्या है, ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इसका स्विच खराब हो सकता है, इसका वायर खराब हो सकता है, इसका फिलामेंट खराब हो सकता है। तो ये क्या है, ये 3-4 जो है ये इसके क्या है, टेंटेटिव सॉल्यूशन, इसमें कहीं भी फॉल्ट
हो सकती है। और इसकी फॉल्ट को ठीक करने के लिए वो इसी को रिसर्च की क्रिया में हाइपोथेसिस कहते हैं। इसको हाइपोथेसिस की हिंदी परिकल्पना, बहुत सही। परिकल्पना क्या होती? परिकल्पना होती टेंटेटिव सॉल्यूशन। तो ये जो 4-5 हैं, और जब वो आप चेक करेंगे तब कहीं न कहीं इन्हीं 4-5 जो बिंदु हैं इन्हीं में से कहीं पे कोई डिफेक्ट रहा होगा। जैसे वो डिफेक्ट पकड़ में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगा, वो समस्या समाप्त हो जाएगी। और इसी परिकल्पना में उसको कहते हैं, वो परिकल्पना एक्सेप्ट हो जाएगी और बाकी रिजेक्ट हो जाएगी। ये सही, 4-3 गलत। ऐसे ही ये जो बता रहे हैं, खोज करना, किसकी खोज करना? प्रॉब्लम, समस्या है क्या, आप क्या करने जा रहे हैं, क्या ठीक करने जा रहे हैं। उसके बाद डिजाइन क्रिया, आपके पास जो भी टेंटेटिव सॉल्यूशन है, उपलब्ध विकल्प हैं, उसमें से आप किसका चयन करेंगे। फिर है चयन क्रिया, जो आपने चयन किया उससे क्या उस प्रॉब्लम का सलूशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। अब सेम बात यही है, आप अपने हिसाब से नोट करते चले जाइए। अभी हमको डेफिनेशन वगैरह है तो हम कुछ लिखा देंगे, ठीक है। समस्या की पहचान करो। समस्या का विश्लेषण, सर्वोत्तम विकल्प का चयन, मूल्यांकन। और इसको बहुत सारे मॉडलों में जो हम लोगों को अपने कंपटीशन के दृष्टि से देखना है, इसी को बहुत जगह पे प्रतिपुष्टि करना, या इसको फीडबैक। कोई काम आपने किया, वो सफल हुआ कि नहीं हुआ, उसका हमें क्या फीडबैक है। जैसे हमने क्लास पढ़ाई, आपने पढ़ी, कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, ये हमारा फीडबैक हमको लेना चाहिए। फीडबैक कि हमारे विद्यार्थियों को समझ में आया कि नहीं आया। इसी को रिसर्च की भाषा में एक्शन रिसर्च, हिंदी में इसको कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान, इसमें प्रोफेशनिस्ट लोग होते हैं। इसको स्वयं पे भी किया जा सकता है एक्शन रिसर्च। जैसे आप शिक्षक हैं, आप डेली पढ़ा रहे हैं, आप टूल बनाइए। अगर आप रोज क्लास पढ़ा रहे हैं और आपके विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है, इसके मतलब कहीं पढ़ाने के तरीके में त्रुटि है, तो आप उसका टूल बनाइए, असेसमेंट करिए सेल्फ का, बिना बताए हुए बच्चों को। तब आपकी समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, और वो गलती आप सुधार लेंगे तो आप अच्छे टीचर, अच्छे प्रोफेशनल, ये डॉक्टर, वकील, जो जितने प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनके लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये
आप स्वयं पे भी इस रिसर्च को कर सकते हैं। तो अब ये जो मॉडल है इसमें एक एक चीज को समझ लेते हैं। समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। समस्या क्या है? आप एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में अगर हैं तो आपको समस्या तो अपने आप समझ में आ जाएगी। समस्या प्रायः आपके सामने उपस्थित होगी। जैसे मान लीजिए इसमें इसी टाइप के सवाल आते हैं। अभी हम आधा घंटा सवाल भी आपके साथ करेंगे। क्यों? हाँ, समझा रहे हैं। वही एक चीज उदाहरण देके ज्यादा समझ में आता। आप एक जिले के बतौर एसपी के तौर पे आपकी नियुक्ति, शहर में कोई ऐसा उत्सव है या कोई धार्मिक, जैसे मान लो अभी होली बीती या अभी नवरात्र हो रहे थे, और आप देखिए बंगाल या बिहार में बहुत जगह बड़े पैमाने पर दंगे थे। आप उस शहर के बतौर एसपी पोस्टेड हैं, पुलिस कप्तान, और आपके शहर में दंगा हो, तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे? सर्वप्रथम कानून व्यवस्था संचालित करने के लिए आपके पास पहला विकल्प है, आप जितना भी पुलिस फोर्स है रिजर्व पुलिस लाइन में आपके अंदर, ठीक है, तो आप उसको तुरंत घटना स्थल पर जहां पे है वहां पे स्थिति को नियंत्रण करने के लिए, अब कैसी स्थिति है ये आपको त्वरित निर्णय लेना है, क्योंकि आप जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं कि वहां पे क्या करवाना, आंसू गैस के गोले छोड़ना है कि वाटर कैनन की फायरिंग करवानी है कि शूट आउट का ऑर्डर बहुत विषम परिस्थिति में दिया जाता, वो सबसे अंतिम सलूशन है। और आपने ये सब माता है जितना पुलिस बल आपके पास है उसका प्रयोग करके आपने लगाया, लेकिन तब भी लगता है कि स्थिति नियंत्रण नहीं हो रही, मतलब आपका पहला विकल्प फेल हो रहा। फिर क्या है? आप तुरंत इसमें, मतलब क्योंकि आप जो मतलब जान माल का खतरा है, इसमें तुरंत आपको एक्शन लेना होगा। नहीं स्थिति नियंत्रण हो रही, दूसरा ऑप्शन है धारा 144 आपने लागू कर, धारा 144 लागू कर दी। 3 लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते, आपको कड़ाई करना होगा। आपने अनाउंसमेंट करवा दिया कि देखते ही गोली मारने का आदेश दिया जाएगा, कोई किसी प्रकार के उपद्रवी को बख्शा नहीं जाए। आपने थोड़ी कड़ाई की और तब भी स्थिति नहीं नियंत्रित हुई, तो आपने तुरंत जो है, अब तो कई जगह कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, अभी अपने हरदोई में नहीं है, उत्तर प्रदेश के कई 7 शहरों में लागू, लखनऊ में है कमिश्नरेट, मतलब वहाँ पे पुलिस को डिसीजन लेने का पावर है। वहाँ पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में पुलिस को मजिस्ट्रेट पावर हो जाता है, उसमें फिर उसको कोई प्रशासनिक अधिकारी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो आपने तुरंत अपने अपर अधिकारियों से बात की, आपको जो भी कई बार ऐसी या विशेष अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता है उसकी डिमांड आपने कर ली। तो ये निर्णय क्विक रहते हुए आपको तुरंत लेना होता है। जैसे देखो अभी बतौर एग्जाम्पल, अभी पिछले हाल ही की घटना है कि तीसरा चौथा दिन है, बंगाल में भी दंगे हुए, बिहार में भी दंगे हुए, महाराष्ट्र में भी दंगे हुए। महाराष्ट्र में देखो उसने तुरंत एक्शन लिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। देखो राजनीति अलग है, हमको राजनीति में जाना नहीं, कहाँ किसकी सरकार है, क्या काम कर रहा है, इससे आपको मतलब नहीं। आपके अगर आप ऑफिसर बन जाएंगे, किसी पार्टी की सरकार होगी, आपको उसके साथ काम करना पड़ेगा। आपकी विचारधारा जो भी हो, आपका समर्थन किसके साथ है किसके साथ नहीं है, इसको अभी से आप अपने को अनबायस रूप में ढालने की प्रयास करते रहिए, क्योंकि अभी आप नए हैं, इस दौर में आए हैं, तो आपको उस जो आप मंजिल लेके आए हैं वहां पे जाने में आपको आसानी रहेगी। अब आपका जो व्यक्तित्व परीक्षण होगा, जिसको इंटरव्यू के नाम से जानते हो, वहां पे आपको इंटरव्यू फेस करने का बहुत आपको आसानी रहेगी। नहीं तो आप किसी विचारधारा को लेकर जाएंगे तो वो पकड़ लेंगे आपको इंटरव्यूअर, क्योंकि आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी भरा पद देने वाले जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं दे देंगे। क्योंकि आपके लिए, आप अगर पद पे बैठे हैं तो आप वो केवल और केवल जो भी व्यक्ति है वो क्या है आपके लिए? नागरिक, केवल और केवल नागरिक है। ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना वो सिख है, वो ना ईसाई है, और उसके नागरिक कर्तव्यों का किसी प्रकार हनन ना हो, जो संविधान में उसको प्रतिरक्षा दी गई है, उसका आपको पालन करवाना है। बाकी बतौर मानव
आप अपने घर में सब कुछ है, लेकिन जब सीट पे बैठे हैं आप कुछ नहीं। ऐसा व्यक्तित्व आप अपने अंदर ढालेंगे तो आपको आने वाले चरणों में, अब आप जब मेंस लिखेंगे, ये तो टिक मार्क है प्रीलिम्स, यहाँ आपने ऑप्शन दिया, ये तो क्या है, केवल अपेयरिंग है, क्वालिफाइंग, आपने क्लियर किया एग्जाम, तब आपको मेंस, और मेंस लिखोगे तो आप चाहे भले किसी का उत्तर लिख रहे हो, अगर आप विचारधारा से ग्रसित हो तो आप अपनी विचारधारा, आपकी लेखनी जरूर लिख देंगे, क्योंकि दुनिया झूठ बोलती है, ये कलम नहीं झूठ बोलता, ये आपसे लिखवाएगा, और आप लिखवाएगा तो आपका अहित होगा। इसलिए अपने व्यक्तित्व को बिल्कुल अनबायस, हालांकि ये करना बड़ा कठिन है लेकिन साधना है, ये जैसे आपको तैयारी करना साधना है, वैसे ही अनबायस होना, किसी के प्रति झुकाव ना होना। लेकिन हम उस, जैसे क्या है साइंस, उसमें साइंस में आपने पढ़ा होगा, इस दुनिया में आदर्श कोई नहीं, 100% कोई नहीं, केवल काजल को आदर्श क्षणिका माना जाता है। कितना % ऑब्जर्विंग पावर होती है काजल में? तो फर्स्ट को कह दो ये तो पढ़ाने डिसीजन मेकिंग आया, साइंस भी पूछ रहा, गणित भी पूछ रहा है, तो बड़ा खतरनाक आदमी। हम कक्षा 8 में हमको पढ़ाई गई थी, अभी भी याद है। अभी तक जितना खोज हो चुकी, जितना रिसर्च हो चुका है, उसमें काजल को आदर्श माना जाता है। वो सूर्य द्वारा प्रदत्त जो एनर्जी है 96% ऑब्जर्व करने की पावर उसमें होती है, 4% वो भी ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, और तो उसको आदर्श क्षणिका कहता है, मतलब वो आदर्श है। तो अपने को 100% नहीं, हम मानव हैं, मानव स्वभाव गलती करेगा, तो वो हम 96% तक, 95% तक तो अपने स्वभाव को हम ले जा सकते, और ये आप करेंगे तो आप उस परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। आपका नॉलेज जो भी हो वो सब प्रीलिम्स में, मेंस में सब चेक कर लेते, वहाँ पे केवल आपकी पर्सनालिटी टेस्टिंग होती है, और आप वो खाली वो तो डायलॉग करने का तरीका होता, क्वेश्चन आंसर बातचीत का माध्यम है, लेकिन वो 25-28 मिनट में आपका पूरी कुंडली खंगालनी, आप बनावटी बन के जाओगे, 2 मिनट में पकड़े जाओगे। कई बार बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हुए कि इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि वो जो खोज रहे होंगे उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उनको वो आदमी ठीक लगा। केवल उत्तर आना या ना आना, ये केवल नॉलेज का टेस्ट नहीं है इंटरव्यू, वो पर्सनालिटी। अब ये प्रायः हमारे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी, उत्तर प्रदेश बिहार मतलब जो भी है, जो हम भी यही करते थे, सब यही करते, शुरुआत में आगे गलती सब करते बच्चे, या तो उनके शिक्षकों को ठीक तरीके से बताना चाहिए, जो उस धारा में, जो नाव में डूब, ठीक है, केवल थ्योरी पढ़ के, आपने कविता पढ़ ली, आपने सिद्धांत पढ़ लिया और गंगा नदी में कूद गए, डूब जाओ। जो प्रैक्टिकल करके आया है वो ही सही बता सकता है और कोई सही नहीं बता सकता। तो आप, ये कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं, 48 घंटे 27 घंटे तमाम इंटरव्यू छपते हैं, जब देते हैं कि हम तो 27 घंटे पढ़ते हैं, पता लगा घंटे तो 24 ही होते हैं, 27 कहाँ से पढ़ता था। ऐसा नहीं है, कोई साधु महात्मा बनने की जरूरत नहीं है, सामान्य काम करते रहिए, अपने व्यक्तित्व को अनबायस। हाँ, समाज में भी कुछ लगे आपको गलत हो रहा है तो या तो रिएक्ट मत करो, रिएक्ट करो तो अनबायस तरीके से करोगे। अब नहीं कहते सन्यासी बन जाओ, साधु बन जाओ, 8-10 घंटे की रोजमर्रा की पढ़ाई, 8 घंटा बहुत है, बहुत है। 8 घंटा खूब पढ़ाई करो, महीने में 1-2 पिक्चर जरूर देखो, ठीक, बाकी समाज के जितने कार्यक्रम हैं वो करते रहो। कुछ दोस्त ऐसे बनाओ 4-5 जिनके साथ आप घंटे 2 घंटे हफ्ते में खूब बात करो, हो सके तो बढ़िया तार्किक बात हो, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है इस पे हो, या कोई पॉलिटिकल इशू है उस पर बढ़िया बातचीत चर्चा हो जाए अगर आपका इंटरेस्ट हो, और नहीं तो हो आप बिल्कुल बकैती करो। इससे क्या होता है, आपका फ्रस्ट्रेशन, नई एनर्जी मिलती है। ये सारे सामान्य क्रियाकर्म हैं, इसके माध्यम से आप अपनी मंजिल को आराम से पा सकते हैं।
अब कह लो कि मतलब नहीं हम तो ओढ़ के बैठ गए जो है भाई, अब तो तभी निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि काम कहाँ करना है, समाज में करना है जाके। ठीक है, तो ये कोई जो बता रहा हो जो कि हम 18 घंटे 19 घंटे 23 घंटे, ऐसा कुछ नहीं। सामान्य दिनचर्या है, सामान्य मानव है, 6 घंटा नींद सबको चाहिए, 2 टाइम का भोजन चाहिए, नित्य क्रियाकर्म में समय जो लगता है वो चाहिए। और अगर आप मेडिटेशन वगैरह में विश्वास करते हो तो योगा करिए, उससे आपका दिमाग बहुत फ्रेश रहेगा। और पढ़ने का, जैसे लोग प्राय विद्यार्थियों की बड़ी ये शंका रहती है कि सर हम पढ़ें कब, कोई कहता हम 3 बजे तक पढ़ें, कोई कहता नहीं कि हमारे यहाँ भारतीय समाज में ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने का बड़ा बचपन से सिखाया जाता है कि सुबह उठ के पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो। सुबह उठ के पढ़ो तो कोई हर्जा नहीं, तो कोई नुकसान नहीं है उसका, लेकिन ना पढ़ो तब भी कोई नुकसान नहीं। आप 24 घंटे में जिस समय कंफर्टेबल हो, आप दोपहर में 12 बजे कंफर्टेबल हो दोपहर में पढ़िए, 3 बजे पढ़िए, रात में पढ़ना कंफर्टेबल हो आप रात में पढ़िए, जैसे आपको 8 घंटे एकाग्रता से पढ़ना है। और परीक्षा के समय जब परीक्षा नज़दीक हो तो थोड़ा आप ये टाइम बढ़ा सकते हो। और स्वयं के हस्तलिखित बाजार में बहुत कुछ उपलब्ध है, अच्छी अच्छी किताबें उपलब्ध हैं, अच्छे अच्छे कोचिंगों के नोट्स उपलब्ध हैं, लेकिन आप रजिस्टर में अपने हस्तलिखित पठन सामग्री जरूर बनाइए, क्योंकि परीक्षा के समय वही सामग्री आपका मार्गदर्शन करेगी। आप 1000 किताबें एक रात में रिवाइज नहीं कर सकते, उस सवेरे परीक्षा दे दे, लेकिन आपके स्वयं लिखे हुए अगर 4 रजिस्टर हैं तो आप 8 घंटे में वो सब सरसरी निगाह से अगर आपके पढ़े हुए हैं तो आप उनको बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। ये सब काम है तो आप एक तरीके से कर सकते हैं। समस्या की पहचान करना, फिर है समस्या का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। एनालिसिस वही है, मैंने बताया जो भी उपलब्ध क्या क्या समस्या है, किस कारण हुई। जैसे मैं दंगे वाला उदाहरण दे रहा था, तो दंगा हुआ किस वजह से दंगा, किस वजह से दंगा हुआ, कौन मुख्य, देखो घटना बड़ी छोटी होती है, ये तो दंगा होगा आम बात है, कोई भी किसी एक पर्सन की गलती होती है। सड़क पे आप चल रहे हैं और जाम लग गया, हजारों लोग बाधित हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं, एम्बुलेंस फंस जाती है जिनको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। कई बार ऐसे जाम लगते हैं कि उन जामों की वजह से कोई लोग अपना जीवन चला जाता है, सही से समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाए, विद्यार्थी सही से परीक्षा केंद्र नहीं पहुंचा, आपने बड़ी अच्छी तैयारी की, जाम लग गया, नहीं परीक्षा केंद्र तक पहुंच गया, आपकी पूरी मेहनत पे पानी। गलती किसकी थी? किसी एक व्यक्ति ने गाड़ी गलत तरीके से सिस्टम को बिगाड़ा होगा और उसी तरीके से, और फिर कितना बड़ा समस्या और कितने लोगों को नुकसान हुआ। तो प्रॉब्लम एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या के विश्लेषण में ये है कौन आदमी दंगा के या जो भी समस्या है उसके मूल तत्व में कौन पर्सन था, उसको आप, अगर दंगे की समस्या है, आप एसपी हैं तो आप तुरंत डिटेक्ट करिए और उसकी हो सके तो तुरंत गिरफ्तारी कीजिए, ठीक है। लेकिन जब आप रियल में काम करने आएंगे तो बहुत सारे राजनीतिक प्रेशर भी आएंगे, वो तो अलग बात है, हमको सिद्धांत पढ़ना है। तो और ये क्या है जो आपके उपलब्ध विकल्प, जब आप इस समस्या का प्रॉब्लम का आइडेंटिटी एनालिसिस करेंगे तभी आपको विकल्प पता चलेंगे कि कौन कौन से उपलब्ध विकल्प हैं, क्या क्या इस प्रॉब्लम के लिए किया जा सकता है। फिर उसके लिए सर्वोत्तम विकल्प है कि आपको अर्धसैनिक बल की आवश्यकता है, पीएससी की आवश्यकता है, कि आप लोकल पुलिस से कंट्रोल कर पा रहे हैं, कि आपको धारा 144 लागू करना। फिर है सेल्फ का मूल्यांकन, जो हमने डिसीजन लिया वो सही था या गलत था। आपकी समस्या अगर सॉल्व हो गई, बतौर प्रबंधक प्रशासक पर्सन को दिन प्रतिदिन टेरी साहब कहते हैं कि प्रशासक का जीवन ही निर्णय लेना। उन्होंने डिसीजन मेकिंग की परिभाषा बताई एक शब्द में कि प्रशासक का जीवन ही निर्णय लेना है, क्योंकि डेली निर्णय होता है।
जिले में कोई घटना घटती है, किससे जवाब तलब करता मुख्यमंत्री? डीएम साहब। और महाराणा प्रताप ने किसी शिक्षक से नहीं पूछा, ये कहा कि एजुकेशन में क्या समस्या हो गई भाई, वो डीएम साहब से पूछेगा कि तुम्हारे यहाँ डिग्री कॉलेज में ये प्रॉब्लम है, क्यों नहीं क्लासेस चलती है? क्योंकि डीएम का काम ही यही सिस्टम को फॉलो करवाना, सिस्टम को सुचारू ढंग से संतुलित तरीके से निरंतर सिस्टम को गतिमान बनाना। सिस्टम अगर रुक गया तो जो गवर्नमेंट का उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। राजीव गांधी का नाम सुना? प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भाषण कर दिया था पार्लियामेंट में कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे तक लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते 13 पैसे पहुंचता है, 16 पैसे पहुंचता है, बाकी कहाँ चला जाता? सिस्टम में चला जाता। इसी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आपके मेंस में एक पेपर शामिल किया गया है, फिक्स सिलेबस देखते हो? कभी नहीं देखते? रखा करो, टेबल पे चस्पा करो, समय मत बर्बाद करो और ईमानदारी से प्रयास करोगे। मैं स्वयं उसका उदाहरण हूं। अगर ईमानदारी से प्रयास करोगे और पढ़ोगे और 2 साल ठीक तरीके से पढ़ लिया तो ये हमारी गारंटी, फिर हमारे पास आ जाना, हम आपको कंपनसेशन दे देंगे। ठीक तरीके से पढ़ लिया ईमानदारी से तो बेरोजगार नहीं रहोगे, ये हमारा वादा है, कहीं रजिस्टर पे नोट करो। आपको बेरोजगारी शब्द से आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। कोई आपको ये नहीं, आपके अंदर इतनी काबिलियत आ जाएगी, किसी माई के लाल में इतनी दम नहीं कि वो आपको ये कह दे कि आप बेरोजगार हैं। आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, लेकिन बशर्ते 2 साल 24 में ईमानदारी से ठीक तरीके से मेहनत कर लीजिए, फिर कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ वो पहुंचाने वाला है जो आपके लिए कार्य नियत किया गया, वहां आप पहुंच जाएंगे बड़ी आसानी से। 1-2 डेफिनेशन लिखो। लिखो अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर। देखो, प्रबंधक जो कुछ भी करता है, प्रबंधक मतलब प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर में जो भी है, जैसे विद्यालय का प्रिंसिपल क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर है। उसको विद्यालय महाविद्यालय ठीक तरीके से संचालित हो, सुचारू रूप से कक्षाएं चले, समय से सिलेबस पूर्ण हो, किसी प्रकार के विद्यार्थियों का अहित न हो, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? प्रिंसिपल की। इस संस्था में अगर कोई दिक्कत हो जाए तो किससे पूछा जाएगा? प्रिंसिपल से पूछा जाएगा। तो लिखो, प्रशासक या प्रबंधक जो भी कुछ करता है निर्णयों के माध्यम से ही करता है। अकॉर्डिंग टू टेरी, प्रशासकों का जीवन निर्णय लेना ही है। अब निर्णय क्या होते हैं? निर्णय जो होते हैं कैसे होते हैं? लक्ष्योन्मुखी होते हैं, किसी खास लक्ष्य के लिए होते हैं। जैसे दंगा हुआ तो उस समय का लक्ष्य क्या होता है? दंगा का नियंत्रण हो जाए, शहर में शांति व्यवस्था स्थापित हो, ये उसका
मुख्य लक्ष्य और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। एक दूसरे से प्रभावित होते हैं कैसे? मान लो शहर में जो मैंने एग्जांपल दिया, अगर दंगा है, अशांति है, तो केवल तो अशांति से क्या क्या चीजें, पूरा जनजीवन प्रभावित हो जाएगा। बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होगी, अस्पताल भी प्रभावित होंगे, व्यापार भी प्रभावित होगा, मतलब एवरीथिंग। तो क्या है, दंगा तो एक जगह पे हुआ पर्टिकुलर, लेकिन प्रभावित कौन हो रहा है? पूरा जनमानस, पूरा शहर फेस कर रहा है। तो निर्णय एक दूसरे से प्रभावित। शांति हो गई तो क्या है, जब शांति जब शांति हो गई तो शिक्षा व्यवस्था ठीक चलेगी, व्यापार ठीक चलेगा, ट्रेड ठीक चलेगा, ये सारा चीजें ठीक चलेगी तो देश की उन्नति ठीक तरीके से चली। कोई अशांत देश उन्नति कर सकता है आज तक? और ये तो तुलसीदास 16वीं शताब्दी में तुलसी बाबा जी लिखे, जहां सुमति ता संपत्ति नाना, जहां कुमति ता विपत्ति निधाना। मैं तो मानता हूं, बड़ा विवाद हुआ रामचरितमानस में इन दिनों, वो अलग बात है। तो अच्छी चीज है, एक चीज दूसरे को प्रभावित करती। अपने शरीर को, अपने से स्वयं से बड़ा उदाहरण कहीं भी किसी, गीता में क्या है, इसीलिए मैं गीता को मानता। गीता में आपकी सारी समस्याओं को ठीक तरीके से पढ़ो, अपने ह्यूमन बीइंग को लेकर आपको स्वयं को केंद्र बिंदु में रखो, स्वयं पे सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अगर आपका शरीर ठीक नहीं है, आप बीमार अवस्था में हैं, आपका पढ़ाई में मन लगेगा नहीं लगेगा। और कोई कार्य आदि करेंगे उसमें ठीक तरीके से मन लगेगा, पूरा 100% अपना दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। मतलब आप अशांत हैं तो आपकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, आपका दैनिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है, और आप भी जहां जो भी कुछ कर रहे हैं कार्यक्रम, वो सारे के सारे प्रभावित हो रहे हैं। तो एक दूसरे से निर्णय, इसको क्या कहते हैं रिसर्च की बात, इंटरडिपेंडेंसी, अन्योन्याश्रित, एक दूसरे पे आश्रित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और दूसरा निर्णय खास अवधि के लिए होते हैं। प्रशासनिक निर्णय की बात कर रहे हैं, निर्णय खास अवधि के लिए होते हैं। दंगा खत्म, आपका निर्णय बढ़िया है, आपकी सराहना होगी, निर्णय उस टाइम पीरियड के लिए। अगली समस्या आएगी तो फिर देख लीजिए। लुंड वर्ग के इसका लिख लो, प्रशासनिक निर्णय एक प्रक्रिया है, प्रशासनिक निर्णय एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति संगठन के दूसरे व्यक्तियों को, एक व्यक्ति संगठन के दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने के लिए निर्णय लेता है। निर्णय लेता है ताकि वो व्यक्ति संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, ताकि वो व्यक्ति संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।
बैके ने निर्णय के 11 चरण बताए। है मेन यही, इसी में बीच में पद बढ़ा दिए गए हैं केवल। इसमें है पहला सामान्य जानकारी, वो सब इसी में आ जाता है। ठीक है, लिखना चाहो लिख लो। सामान्य जानकारी, सूचनाओं का संकलन, संरचना में निर्णय लेना, समस्या को सरल रूप में रखना, आ गए यहीं पे, बाकी सारी चीजें वही। विकल्प का निर्धारण वही है, विकल्पों का मूल्यांकन करना, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। मैंने शुरू में बताया लोक प्रशासन की अवधारणा है, कोई निर्णय अपने आप में अच्छे और बुरे नहीं होते हैं, उन निर्णयों को परिणाम उनको अच्छा और बुरा बनाता है। आपने सिविल सर्विस की तैयारी करने का निर्णय लिया, आपका चयन हो गया, तो आपका निर्णय कैसा कहा जाएगा? आपका निर्णय अच्छा कहा जाएगा। और आपने 4 वर्ष कठोर मेहनत, ऐसे भी उदाहरण, बहुत से उदाहरण, कठोर से कठोरतम मेहनत की है, वास्तव में आप अधिकारी थे, आपको चयन होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं हो पाए। लेकिन आपका ज्ञान बेकार नहीं जाएगा, लेकिन समाज वाले क्या कहेंगे? आपका निर्णय गलत था। आप इतने दिनों में आप 50 चीजें आपको बता देंगे कि बिजनेस किए होते तो इतना पैसा कमा लिए होते, ये सब तो वो किससे प्रभावित हो रहा आपका निर्णय? आपके परिणाम से। परिणाम आपका सकारात्मक नहीं है, इसलिए आपका निर्णय कह दिया गया गलत। समाधान के लिए साधनों की व्यवस्था उसी में है, उपलब्ध विकल्प वाले में। उद्देश्यों को प्राप्ति में दिशा में कदम उठाना हो तो है, समाधान के संबंध में निर्णय, और अंत में 11वां है निर्धारण करना कि मूल्यांकन ठीक है। तो मेन जो है चरण यही मुख्य 5 चरण हैं, बाकी अलग अलग। और इसके मनोवैज्ञानिक और सैद्धांतिक पक्ष, इसका डिसीजन मेकिंग का मनोवैज्ञानिक और सैद्धांतिक पक्ष ये रह गया, इसको हम करा देंगे। अब 4-5 पहले सवाल क्वेश्चन देखो, फिर देखते हैं। ध्यान से सुनना, ये सब परीक्षाओं के पूछे हुए क्वेश्चन। सवाल है, आप किसी प्रदेश, ध्यान से सुनना एकदम एकाग्रचित्त होकर, क्योंकि इतना बड़ा है, बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है, फ्लैश बोर्ड है नहीं जो हम इसको आप इस पर दिखा सकें। आप उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव। एक एक चीज पढ़ना, देखो एक एक चीज, अगर प्रशासनिक हायरार्की आपको नहीं पता तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव हैं, अध्यक्ष नहीं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, सचिव हैं, अध्यक्ष नहीं। आपके बोर्ड द्वारा चयनित शिक्षकों को आपके हस्ताक्षर के तहत एक नियुक्ति पत्र एक कला शिक्षक के लिए एक विद्यालय में तैनाती हेतु भेजा गया। आपने किसी शिक्षक का चयन किया है, वो कला शिक्षक का शिक्षक है, परंतु अभ्यर्थी को विद्यालय पहुंचने पर पता चलता है कि वहां पर एक महिला कला शिक्षक उस पद पर पहले से कार्यरत है, मतलब वहां पे उस विषय के लिए एक महिला शिक्षक ऑलरेडी काम कर रही है। आपको इस बाबत अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत कराया जाता है। तत्पश्चात आप जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक को जांच करने तथा चयनित शिक्षक को प्रभार दिलाने का आदेश देती, उसको उस विद्यालय में उस पद पे ज्वाइनिंग कराई जाए। आपने किसको आदेशित कर दिया? DIOS, जिले पे जो शिक्षा का माध्यमिक शिक्षा का अधिकारी होगा। जांच में पता चलता है कि कार्यरत शिक्षिका ने अवैध प्रमाण पत्र से पद हासिल किया है तथा जिला विद्यालय निरीक्षक उसका पक्ष लेकर नियुक्ति का कार्यान्वयन नहीं होने दे रहे हैं।
जांच में ये पता चलता है कि वो जो शिक्षिका है उसने गलत तरीके से नौकरी अर्जित की है, और जो DIOS महोदय हैं, जो वहाँ पे शिक्षा के अधिकारी हैं अमुक जिले में, वो उसका पक्ष ले रहे हैं, किसका? महिला शिक्षिका का, और उसके जो रियल अभ्यर्थी है उसके पदभार में अड़चन पैदा कर रहे हैं। हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, आप परीक्षा में पढ़ेंगे तो कोई डिफाइन करने वाला नहीं होगा, आपको स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? एक सिचुएशन दे दी गई, अब 4 विकल्प हैं, इसमें एक सर्वाधिक विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर ए, आप इस विषय को अध्यक्ष के संज्ञान में लाएंगे तथा उन्हें विश्वास में लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, जिला विद्यालय निरीक्षक को अपना दायित्व क्रियान्वित न करने के कारण विभागीय कार्रवाई करेंगे। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उसकी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर देंगे। किसकी? जो महिला शिक्षक कार्य कर रही है। ऑप्शन नंबर डी, चयनित अभ्यर्थी की किसी अन्य विद्यालय में नियुक्ति करेंगे तथा विभागीय कार्रवाई चलाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अब आप सचिव हैं, आप सचिव होकर सोचिए, अब बताइए सर्वाधिक सही विकल्प कौन सा है? ए। और अभी तो कम ही लोग बोल रहे हैं, उत्तर तो सभी का आना चाहिए, बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा क्या? कौन सा? बी। डी वाला है, चयनित अभ्यर्थी का किसी अन्य विद्यालय में नियुक्ति करेंगे और कार्रवाई चलाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ठीक, इनका डी। ए कितने लोगों का है? 1 2 3 4 लोग। बी, सी है फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उसकी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने। और आप लोगों का कोई नहीं? देखो, इसके विकल्प होते ही ऐसे हैं कि सब सही लगते हैं, सब सही भी होते हैं। क्या पढ़ा आपने? सर्वोत्तम विकल्प, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, सब सही। इसको पढ़ोगे, जितनी सिचुएशन ऐसे 8 आते हैं, कहीं आपको किसी समस्या में IPS मतलब जिले के कप्तान बनाएंगे, कहीं DM बनाएंगे, कहीं आपदा राहत का मंडलायुक्त बनाएंगे, और सिचुएशन आपके सामने रखी जाएगी। और कई बार ऐसे क्वेश्चन, अब तो शायद प्राय कम, लेकिन वो तो इंटरव्यू बोर्ड के बोर्ड पे है, कई बार ऐसे प्रश्न साक्षात्कार में पूछ देते हैं कि आप एक अमुक जिले के अमुक अमुक पद पे हैं और आप वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है बाहुबली नेता है, और वो आपके एक बहुत गलत कार्य करवाने के लिए आप पे प्रेशर डाल रहा है, आप ऐसी स्थिति में क्या करें? तो इसमें क्या है, मैंने इसीलिए पहली लाइन पे जोर दिया था कि आप सचिव हैं, आप अध्यक्ष नहीं। किसी संस्था का सबसे सर्वाधिक मतलब निर्णय की पावर किसके पास होती है? जो इस संस्था का, इस कॉलेज से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार किसको है? प्रिंसिपल साहब को। अब उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, वो भी ये उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा व्यवस्था का निर्णय लेने का अधिकार किसको है? उच्च शिक्षा मंत्री जो होगा। अगर मंत्री नहीं है तो हो सकता मुख्यमंत्री के पास प्रभार हो, मुख्यमंत्री महोदय निर्णय लेंगे। तो आप सचिव हैं तो आप डायरेक्ट निर्णय नहीं ले सकते। आप एक प्रशासन का नियम है, इसलिए आप सर्वप्रथम तुरंत आपके पास कोई समस्या आई, कहीं भी किसी पद पे हैं, अगर आप सर्वोच्च पे बैठे हैं तब तो आपको स्वयं को निर्णय लेना है। अगर आप सर्वोच्च पद पर नहीं है तो तुरंत प्रशासन का नियम है, एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल है, नियम है कि अपने से ऊपर जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें सूचनाओं का संप्रेषण, जब आप संप्रेषण पढ़ोगे तो वहां पे आएगा, संप्रेषण ऊर्ध्वगामी होता है और अधोगामी। तो आप नीचे बैठे तो आप तुरंत अपने ऊपर वाले को सूचना देंगे कि ऐसा ऐसा करते हुआ है और ये समस्या है।
हम अपने अध्यक्ष को सूचित करते हुए उसको विश्वास में लेकर DIOS पर संभागीय कार्रवाई करेंगे और बाकी और उस व्यक्ति को ज्वाइन कराना, उसको महिला शिक्षक को दंड देना, ये तो आर्य प्रशासनिक व्यवस्था है, ये तो चलती रहेंगी। सर्वप्रमुख क्या है, अध्यक्ष को अवगत कराएंगे कि फला जगह गलत हो रहा है और ऐसे ऐसा ये DIOS जनपद का ये भ्रष्टाचार का काम किया है, और फिर उसके माध्यम से सजा देने का अधिकार अध्यक्ष को। फिर उसके माध्यम से उनकी जैसी सलाह होगी उसके आधार पर आप निर्णय देंगे। तो इसका सर्वाधिक सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, हम अपने अध्यक्ष के संज्ञान में लाएंगे तथा उन्हें विश्वास में लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति करेंगे, क्योंकि गलती किसने की, जिला विद्यालय निरीक्षक। दूसरा प्रश्न, आप किसी संभाग के मंडलायुक्त के रूप में तैनात हैं। आपको विश्वस्त, मंडलायुक्त तो समझ रहे हैं, जो मंडल पे अधिकारी होता है, जैसे लखनऊ मंडल में 7 जिले, ऐसे ऐसे हर जगह कहीं कहीं किन्हीं प्रदेशों में संभाग के नाम से जाना जाता है, अपने उत्तर प्रदेश में मंडल के नाम से जाता है। जैसे जिले पे IAS, इन्हीं में से सीनियर IAS जो मंडलायुक्त होता है, जिसके 7 DM, मतलब उस मंडल के सभी DM उस मंडलायुक्त को रिपोर्ट करते हैं, वो ऊपर है। मंडलायुक्त के रूप में तैनात हैं। आपको विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिलती है कि अमुक नदी, मतलब कोई नदी है XYZ, अमुक नदी में अवैध रूप से बालू का खनन किया जा रहा है। ये भी बड़ी समस्या है प्रशासन में। जहाँ जहाँ नदियाँ हैं वहाँ वहाँ के अधिकारियों को इससे 2-4 होना पड़ता। अपने जनपद में बहुत नदियों का तो जाल है, ठीक है। गंगा नदी अपने जनपद से निकली, अवैध बालू खनन किया जा रहा है, जिससे न केवल राजस्व की हानि हो रही है, अपितु इस क्षेत्र की वन्य और खनिज संपदा भी नष्ट हो रही है। इसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर A, आप जिला खनिज संपदा अधिकारी से जांच आख्या मांगे। ठीक, आप इस क्षेत्र के आदिवासियों के आंदोलन करने की प्रतीक्षा करें। जिला अधिकारी को स्पष्टतः निर्देश देंगे कि इस अवैध खनन को रोकने के लिए तत्काल उपाय करें और जांच आख्या प्रस्तुत करें। D, क्षेत्र का औचक निरीक्षण करके शिकायत का सत्यापन करेंगे। सब D, आपका C, सबका C, ये सबका तो नहीं C, आपका C। कोई नहीं, C सही है। क्योंकि क्या है, संप्रेषण ऊर्ध्वगामी और अधोगामी। यहाँ आप उच्च पद पे हैं, खनन कहाँ हो रहा, किसी विशेष जनपद में हो रहा है, आपको सूचना ये मिली है, तो आप किसी विशेष जनपद में हो रहा है तो कोई जिला संपदा खनन अधिकारी, कोई अधिकारी नहीं, आप ऊपर बैठे हैं, आप किसको तलब करेंगे? DM साहब को। क्या हो रहा तुम्हारे जनपद में? DM को स्पष्टता निर्देश करे कि जांच आख्या कर, उचित कार्रवाई कर, रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत करें, क्योंकि आप रिपोर्ट मांगने के अधिकारी हैं। आप प्रशासन व्यवस्था में आप उनसे उच्च पदस्थ बैठे हैं, जो जितने बड़े पद पे बैठा है उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी। स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, किसी शिक्षक से नहीं पूछा जाएगा, प्रिंसिपल साहब से पूछा जाएगा कि पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, क्यों क्लासेस नहीं चल रही। अगला सवाल, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे सवाल आते हैं सिचुएशन में। अब यह कोई कठिन है, इसमें अगर आपका अभ्यास हो जाएगा
तो जितने आए, 7 आए, 8 आए, 6 आए, आप हमारी गारंटी है कि सब के सब सही करें। इस पेपर में या तो रीजनिंग मैथमेटिक्स जिसकी अच्छी हो, जिसको गणित अच्छी आती हो, वो 100% सही करेगा, इसमें कोई गारंटी नहीं, इसमें हमको लेस मात्र की संख्या नहीं। और जिसको गणित इंग्लिश गणित अच्छी नहीं आती तो वो रीजनिंग वाला पोर्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन ये पोर्शन ऐसा है, इसको आपको गणित भी ना आती हो, कुछ भी ना आता हो, अगर भाषा पढ़ना जानते हैं, हिंदी पढ़ना और लिखना जानते हैं, तो आप 6-8 सवाल सही कर लेंगे, ये हमारी गारंटी। ये केवल एक दिन में नहीं आएगा, ये अभ्यास से आएगा। हम आपको किताबें बता देंगे, हम अब पुराना संकलन दे देंगे, हमारी तो ये बड़ी पुरानी किताब है, अब तो नई किताब आएगी, जितने नवीन क्वेश्चन हैं आप सब कर डालिए, आपको अभ्यास हो जाएगा, आपको उत्तर की समझ हो जाएगी कि कैसे उत्तर दिया जाए। देखो प्रीलिम्स केवल खेल है कि जो 4 ऑप्शन होते हैं परीक्षा में आपके पास, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं A B C D, इसमें हमको अब इतना आप नहीं पढ़ पाओगे, ये गारंटी कोई नहीं पढ़ पाएगा कि आप सवाल पढ़ो और देखोगे तो नहीं, तो यही ऐसे आपको पूरी परीक्षा में मुश्किल से 10 प्रश्न मिल जाए तो बहुत अहोभाग्य कि जिनका उत्तर आपको डायरेक्ट आ रहा। फिर होता है ऑप्शन एलिमिनेट। हमने सवाल पढ़ा, चूंकि अध्ययन है इसीलिए कहते हैं कि समझ के पढ़ा जाए, रटा ना जाए। जब आप सवाल सॉल्व करोगे तब आपको उसका आभास होगा, और ये आभास अभ्यास करने के होगा। जैसे लोग कहते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है, किसने देखा, ना हमने देखा ना आपने देखा, लेकिन बड़े बड़े संत महात्मा कहते नहीं कि अनुभूति होती है। उनसे कहो कैसी होती, तो वो कहते हैं कि जैसा हम करते हैं ऐसा आप करो तब आपको होगी। तो आप जब पेपर सॉल्व करोगे तो आपको वो आवाज होगा। तो उसमें ऑप्शन एलिमिनेट मतलब ये तो हमने पढ़ा सवाल, ये वाला बिल्कुल नहीं हो सकता, ए तो हो ही नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता। अब प्राय ज्यादा तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 2 सवाल आप, 2 ऑप्शन आप बड़ी आसानी से, जो अच्छा विद्यार्थी है एलिमिनेट कर देता कि ये तो नहीं हो सकता। अब बचे 2, इसमें थोड़ा ट्रिकी होता है। ट्रिकी क्या मतलब, अगर आपका अध्ययन है तो फिर ये आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। और कोई भी क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन आप कोई भी ऐसा सवाल जिसमें आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, मतलब 2 बार आपको पूर्ण विश्वास है कि ये तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो, 2 ऑप्शन बचेंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप परीक्षा में छोड़ के मत जाइए, बिल्कुल करिए। अगर आप 100% उत्तर तक नहीं पहुंचे तब भी ऐसे सवाल को सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 50%। 50% या सही होगा या 50% गलत होगा। ऐसे सवाल करना चाहिए, छोड़ना नहीं। 5 सवाल हैं, ऐसे में आप नुकसान में नहीं रहेंगे, ये प्रोबेबिलिटी का नियम से। अगला क्वेश्चन, आप क्षेत्राधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। क्षेत्राधिकारी समझिए, सर्किल ऑफिसर, छोटा ऑफिसर है पुलिस। आपको 2 बजे के दिन में सूचना मिलती कि आपके क्षेत्र में एक नेता की हत्या हो तथा वहां पर बलवा व दंगा होने की संभावना को दृष्टिगत कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी आपको संबंधित थाने तथा रिजर्व पुलिस लाइन से पुलिस बल लेकर तत्काल घटना स्थल पर जाने के लिए आदेशित किया गया। आपको पहले से पता है कि यह सब इस क्षेत्र के एक बाहुबली नेता के इशारे पर हो रहा है और ऐसी स्थिति में आपकी जान को खतरा है, आप क्या करेंगे? आईपीएस जब आप इंडियन पुलिस सेवा में जाएंगे तो उसमें ट्रेनिंग के दौर में पहले थाने से शुरू होती है। पहले थाना मिलता है, फिर सीओ बनाया जाता है। सीओ काफ़ी दिन तक रहता है, करीब 1-2 साल आपको वहाँ पे सेवाएं देनी पड़ेंगी। और आप बतौर सीओ काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक नेता की हत्या हो गई और वो वहाँ पे दंगा की स्थिति हो गई है और आपको पता है कि वहाँ अमुक एक बाहुबली नेता के इशारे पे सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, आपकी भी जान माल को खतरा है, आप ऐसी स्थिति में क्या करें?
आप ऑप्शन नंबर ए, आप अपने अधीनस्थ दरोगाओं को फोर्स लेकर घटना स्थल पर पहुंचने तथा शांति बहाली का आदेश। ऑप्शन नंबर दो, बाहुबली नेता की दखलंदाजी तथा उसकी सह के बारे में एसएसपी को बताकर यथासंभव घटना स्थल पर देरी से पहुंचकर अपने को सुरक्षित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, अपने बीमार होने की सूचना देकर आप वहां जाने से बचने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अफसर के रूप में आप आदेश का पालन करेंगे तथा उच्चाधिकारियों को घटना की संवेदनशीलता से अवगत कराएं। कौन सा? डी। भागेंगे नहीं, छुट्टी नहीं लेंगे। डी, एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अफसर के रूप में अपने ऊपर के अधिकारियों का पालन करेंगे और संवेदनशीलता को देखते हुए ऊपर के अधिकारियों को अवगत कराएंगे। हमारे एक मित्र हैं इसमें सीओ अमरोहा में, उनसे इंटरव्यू में यही पूछा गया कि आप सीओ हैं, आपके ऊपर के अधिकारी ने आपने एक बड़े क्रिमिनल को पकड़ लिया और आपके एसपी ने आपको आदेशित किया है कि गोली मार दो, तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा मार देंगे, शूट आउट कर देंगे। यद्यपि ये उत्तर गलत था, हालांकि उनका चयन हुआ, बड़े अच्छे नंबर मिले थे, 138 नंबर मिले थे इंटरव्यू में, क्योंकि डायरेक्ट शूट करने का संविधान, क्योंकि हम कोई बात संविधान के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, लेकिन अब पता नहीं इंटरव्यूअर किस मूड का है, उसको क्या अच्छा लगता है, वो भी तो मानव है। पुलिस से संबंधित जब भी केस आए या ऐसा कोई केस स्टडी परीक्षा में आ जाए या कहीं भी पूछा जाए, इंडियन पिनल एक्ट जो पुलिस कोड है, पुलिस कोड ऑफ कंडक्ट जिसको बोलते हैं, उसका अलग कानून होता है, क्योंकि वो भी क्या एक बल है, सुरक्षा बल है। और सुरक्षा बलों में पहला नियम होता है कि जो भी हमारा उच्चस्थ अधिकारी है, जो हमारा बड़ा अधिकारी है, जो भी है, जो वो कह दे वही ब्रह्मवाक्य। कोई इज आराम कुछ नहीं, किंतु परंतु नहीं, जो वो कहे वही सत्य है। वो आम को इमली कह दे तो इमली ही है, फिर आपको इमली उसमें दिखनी चाहिए आपके अधिकारी को। कई ऐसे विसंगतियां होती, वो तो अलग है। जब हम लोग इस सब सामान्यतः अपने पढ़ने लिखने की बात करते हैं तो सिद्धांत की बात, जो हमारा मतलब फोर्स का जो भी अधिकारी है, जो भी वो ऑर्डर कर रहा है, हमें उस ऑर्डर को फॉलो, उसको डिनाई नहीं। ये इस तरीके के आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेंगे, देखो 3-4 क्वेश्चन किए, आपको शब्दावली समझने में समझ आ गई, आपका आंसर निकलने लगेगा, सवाल बनने लगेगा। क्या है, बड़ा मुस्कुरा रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, यही बताओ। अरे कुछ तो है ऐसा आनंदित, बिना बिना कारण है बुद्धि। बहुत दर्शन पढ़े होगे, बहुत इतिहास में नहीं पढ़े हो, तो सिलेबस में है तुम्हारे, उसमें बड़ा प्रिंसिपल एक है, प्रिंसिपल ऑफ द काजेस, कारण का सिद्धांत। भारतीय दर्शन में उसको हेतु का सिद्धांत कहा गया। बिना कारण के कुछ नहीं होता है। हमको पढ़ाना है, इस कारण यहाँ आए हैं, आपको पढ़ना है इस कारण, तो आपके हंसने का भी कोई कारण होगा। हंसना अच्छी बात है, लेकिन अकारण जो हंसता है, हाँ, और जैसे आपने कहा कुछ नहीं, तो अकारण जानते कौन हंसता है? जो या तो बरेली नजदीक है या तो आगरा जावे, वो हंसता कारण, वो अकारण हंसते हैं। मस्त रहो, हम तो आनंदित। जितनी देर पढ़ो अनुशासित तरीके से पढ़ो, सब जीवन का एंजॉय लो अच्छी तरीके से, दिखावे के लिए मत करो। मूर्ख
आप किसी को नहीं बना सकते। मूर्ख केवल और केवल आप किसको बना सकते हैं? स्वयं। बस ये गलत फहमी हो सकती है कि हमने अमुक को मूर्ख बना लिया, 5 रुपये ठग लिया। सब केवल और केवल आप इस दुनिया में अगर मूर्ख बना सकते हो तो स्वयं। माँ बाप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, ठीक है, एक समय के बाद उनको भी यहाँ से जाना है, सबको जाना पड़ेगा, हमको भी जाना है, आपको भी जाना नहीं। हम तो दर्शन के व्यक्ति हैं, हमको तो यही सब सारी चीज़ें, हर चीज़ का बिना कारण समझे में नहीं आता कुछ। बुरा जो देखन मैं चला मिला न उससे बुरा, सारी बुराई अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करो, किसी की आलोचना मत करो, केवल पढ़ाई। आप 4 घंटे पढ़ सकते हो, आप 4 घंटे पढ़िए। पड़ोसी 5 घंटा पढ़ रहा, अच्छी बात है, उसकी क्षमता है। आपको उससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि आप 6 घंटा पढ़ने का प्रयास करो, आप 7 घंटा पढ़ने का प्रयास करो। 3 इडियट वाला नहीं कि उसके बगल में कमरे में किताबें फेंक दी मैगजीन। 3 इडियट पिक्चर देखी है? बार बार देखो। जब भी पढ़ते समय जब भी फ्रस्ट्रेट हो तो जरूर उसको देखो। और द माउंटेन मैन देखी तुम लोगों ने? नहीं देखी? देखना जाके, आज ही देखना जाके यूट्यूब पे सब। द माउंटेन मैन दशरथ मांझी है? हाँ, प्रेम होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। पत्नी के लिए जो सरकारें नहीं कर पाई वो उसने पहाड़ काट दिया है, अकेले आदमी। ये कोई कपोल कल्पित नहीं है, ये वर्तमान की घटना है। अभी अभी 2003-4 में उनकी डेथ हुई, ठीक है। तो इंसान अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी में है। क्या तुम तैयार हो? हाँ हम तैयार हैं। हो तैयार? हाँ। कोई काम असंभव असंभव नहीं है, बस आराम से। निरंतरता बहुत जरूरी है, निरंतरता और गतिशीलता। आप में निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, आप में गति है, तो आप इंसान हैं, आप ठीक ढर्रे पे चल रहे हैं। जो गतिमान होता है उसको सब पूछते हैं। टेम्पो खराब हो जाती है, रास्ते में उतर लेते, कहते चलो भगो हम दूसरी टेम्पो से जाएंगे। आप उसका इंतजार नहीं करते। सेम जीवन ऐसे, जीवन रुक गया कोई पूछेगा नहीं। अभी जो माँ बाप हैं शाम को खाना खाने में 1 चम्मच घी डालते होंगे, उनको आशा होगी कि कुछ करेगा, अच्छा हमारा नाम रोशन करेगा। जिस दिन पता चल जाएगा 2 साल बाद ये निकम्मा किसी काम का नहीं, वो भी 4 लाठी मार के घर से भगा देंगे, कहेंगे जाओ लगाओ जाके सिनेमा चौराहे में सब्जी का ठेला। ऐसी सिचुएशन मत पैदा करिए। जो काम लो ठीक तरीके, अगर समझ में ना आ रही, हम तो बड़ा साफ साफ कहते हैं, सबसे कहते हैं, अगर समझ में ना आ रहा हो तो अभी छोड़ दो, समय बर्बाद करने से नहीं। और अगर लग गए, शुरुआत कर दी तो अंत है निश्चित है। ये तय मानिए, बिल्कुल ये सत्य कहता हूँ, अपने अनुभव से कहता हूँ। आप इसको रजिस्टर में मैंने जो बात कही कहीं नोट कर लो, तो 2-4 साल बाद किसी मोड़ पे बोल जाना तो दिखाना कि मास्टर आपने गलत झूठ बोला था। अगर 2 साल ठीक तरीके से जीवन के दे दिए, बेरोजगार नहीं रहोगे, नहीं रहोगे, नहीं रहोगे, ये गारंटी है। हो सकता है आप IAS न बनो, ये हो सकता है, संभव है, लेकिन कुछ ना कुछ आप जरूर बनोगे, ये सत्य। अब ये नहीं मिलना तो कंपनसेशन हमसे आके ले जाना, नाम पता अपना सब दे देंगे। अब तो कहीं ना कहीं ढूंढ ही लोगे, फेसबुक व्हाट्सएप दुनिया हर जगह आदमी उपलब्ध है। ठीक है, आज की संवाद यही समाप्त होता है। कल छुट्टी है शायद, अब शाम को पता चल जाएगा। कल वैसे छुट्टी है, महावीर जयंती, जो जैसा होगा, अगर कल तो कल, नहीं तो परसों फिर मुलाकात होगी इसी से। बहुत बहुत धन्यवाद।